नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र भाजपा में शुरू महाभारत में कौन कौरव है कौन पांडव है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने जिस तरह से पार्टी के अंदर जारी घमासान पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि वह महाभारत टालना चाह रही हैं, जब तक संभव होगा महाभारत टालेंगे, धर्म युद्ध टालेंगे, लेकिन जब एकदम सर पे आ जाएगा तो मजबूरी है, उन्हें गांडीव उठाना ही पड़ेगा। गांडीव शब्द का उपयोग उन्होंने नहीं किया था, नहीं तो आप समझ लेंगे कि अर्जुन बन गई हैं। अभी पहले यह तय करना है कि वो पांडव कौन है, कौरव कौन है, क्योंकि जिस तरह से अपने को पीड़ित बता रही हैं, इससे तो क्लियर है कि पांडव पक्ष में वो हैं, लेकिन उनके साथ और कौन कौन हो। पांडव 5 थे, कौरव तो असंख्य थे, सही है। कौरव में दुर्योधन मुख्य था, उसके साथ कर्ण आ गए थे, लेकिन पांडवों में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब थे, 5 थे। पंकजा खुद कौन है पांडवों में, पांडव दल में कौन? जिस तरह से चारों तरफ से घिरी दिख रही हैं या बता रही, उनके बताने पर विश्वास किया जाए, उन्हें जिस तरह से चारों तरफ से घेरा जा रहा है, कौरव दल चारों तरफ से घेर रहा है, उससे तो लग रहा है वो अभिमन्यु की भूमिका में है। अंततः अभिमन्यु शहीद होता है अपने देश के लिए, अपने राज्य के प्रजा के लिए। अभिमन्यु शहीद हुआ था, महाभारत का अभिमन्यु, एक किशोर, एक बालक, जिसे दुष्ट कौरवों ने घेर करके युद्ध नीति के खिलाफ युद्ध करके बेचारे 16-17 वर्ष के बालक की हत्या कर दी थी, निर्दोष बालक की हत्या कर दी थी, जो नहीं होना चाहिए था। ये तो महाभारत की बात है। अब इस महाभारत में जो भाजपा, प्रदेश भाजपा में छिड़ा हुआ है, जो पंकजा मुंडे जी कहना चाह रही हैं, उसमें वो अभिमन्यु हैं तो कर्ण कौन है, अभिमन्यु हैं तो दुर्योधन कौन है? नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जिस तरफ संकेत कर रही हैं। एक चीज और उन्होंने अपने वक्तव्य में अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए, नाराज कार्यकर्ताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि शल्य भी हैं, शल्य, महाराजा शल्य हैं। शल्य तो एक उच्च कोटि के सारथी थे। एक तरफ कृष्ण सारथी थे अर्जुन के रथ पर, भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के रथ पर। तो शल्य जो है पांडवों में नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, कुंती के सगे, माने उनकी बहन कह लीजिए, या पांडु की दूसरी पत्नी के वो सगे भाई थे। स्वयं मतलब सबसे अधिक नजदीकी रिश्ता उनका पांडवों से था, लेकिन षड्यंत्र करके दुर्योधन ने शल्य को अपनी तरफ मिला लिया था। देखिए, जो महाभारत तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाइए, उस समय यह था विश्व भर के सारे लोग, वो एक तरह से उस समय का महाभारत जो विश्व युद्ध था, सारे लोग किसी न किसी पक्ष में आ गए थे। यहां तक कि पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, जो, और भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना कौरवों के पक्ष में थी। और ये कौरवों ने खुद मांगा था। कृष्ण ने, जब कृष्ण के पास मांगने की बारी आई, कृष्ण से मदद की बारी आई महाभारत में, तो दुर्योधन जाकर के खड़ा हो गया। तो कृष्ण पूछते हैं, मांगो दुर्योधन, क्या चाहिए? हमें चाहिए या हमारी सेना चाहिए, विशाल सेना चाहिए, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखना। तो लालची, कुबुद्धि, दुष्ट दुर्योधन ने उनकी विशाल सेना मांग ली, उन्हें नहीं मांगा। और पांडवों ने भगवान को मांगा, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कोई हथियार नहीं उठाएंगे। निहत्थे श्री कृष्ण को पांडव मांगे और विजय प्राप्त किए। खैर, इसी तरह से षड्यंत्र करे दुर्योधन, महाराजा शल्य को, जो दुर्योधन के भी मामा थे, पांडवों के सगे मामा थे, दुर्योधन उस रिश्ते से दुर्योधन के मामा थे, और ले लिया। जब कर्ण युद्ध करने की बारी आई, कर्ण को, मैं थोड़ा महाभारत तरफ ले जा रहा हूं आपको, तब कर्ण की इच्छा से कि एक तरफ कृष्ण सारथी हैं तो दूसरी तरफ उनके स्तर कोई सारथी चाहिए हमें, नहीं तो लड़ाई कैसे समान होगी। तब उन्होंने खुद सुझाव दिया था कि मामा शल्य से बड़ा कोई सारथी ही नहीं है। शल्य लाए गए, बैठाए गए, युद्ध शुरू हुआ, लेकिन शल्य तो निपुण थे रथ हाँकने में। वो कर्ण का वध बहुत पहले हो गया होता। ये तो मामा शल्य की रणकौशल, चातुर्य और उच्च कोटि के सारथी का जो गुण है वह था, इसलिए वो बच गया, वरना कब का मारा गया होता। ये हो गई महाभारत की बात। तो जो पंकजा मुंडे कह रही हैं शल्य भी हैं, तो कौरवों के कर्ण का रथ कौन शल्य हाँक रहा है?
अगर इस समय कोई भाजपा में कर्ण है, दुर्योधन है, तो उन्होंने बताया नहीं है। तो रथ कौन हाँक रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। भाजपा के कई नेताओं से मैंने बात किया, कोई इस पर कुछ नहीं कह पा रहा है। अब आइए असली बात पर कि पंकजा जिस तरह से नाराज हैं, जिस तरह से वो अपनी बेरुखी, अपने ऊपर किए गए अत्याचार के बयान, अत्याचार के मुद्दों को बयान कर रही हैं, इससे निश्चित लग रहा है कि यह महाभारत अपने परिणित को पहुंचेगा, अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा। जिस तरह से उस महाभारत का परिणाम हुआ था, वैसे ही शायद इस महाभारत का ही परिणाम होगा। जो भी हो, लेकिन पंकजा बहुत दिन तक भाजपा में रह पाएंगी ऐसा लग नहीं रहा है। उन्होंने 5 गांव की बात भी किया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था पंकजा ने कि कौरवों ने, पांडवों ने 5 गांव मांगा तो कहा, सामने से कहा गया शुचिअग्रम दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई को नोक के बरोबर की जमीन भी नहीं देंगे, आप 5 गांव की बात मत करिए हे केशव। तो यहाँ ये 5 गांव क्या है, पंकजा के 5 गांव क्या हैं, आइए इस पर हम नजर डालते हैं। 5 गांवों की बात तो नहीं स्पष्ट हो रही है, लेकिन उनकी 5 मांगों की बात कहीं न कहीं परिलक्षित हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, जिनमें 3 तो क्लियर हो गई हैं। उनका एक गांव, अर्थात पहली मांग ये थी जब उन्हें विधानसभा में उनके हिसाब से जो कौरवों ने मिलकर उन्हें हरा दिया था विधानसभा चुनाव में, उनके क्षेत्र में अपने बीड़, अपने पिता की सीट पर उन्हें हरा दिया था, उसमें उनका आरोप है कि कौरवों ने षड्यंत्र करके उन्हें हराया था। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी उनको पुनर्वसन किया जाएगा। उसके बाद जब 2020 में विधान परिषद की 9 सीटें खाली हुई थी, उस समय उन्हें पूरी उम्मीद थी, उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उन्हें विधान परिषद में लेकर के विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया जाए, जिससे वो सत्तारूढ़ दल को एकदम कंट्रोल में रख सके। वो ये मान के चलिए वो अच्छी उच्च कोट की वक्ता हैं, नो डाउट। तो उस समय क्या हुआ, उनको कट कर दिया गया। लाया कौन गया, रमेश कराड़। देखिए भाजपा का कराड़ मोह कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। 20 में जब उनको मिलना चाहिए था, जब पंकजा को विधान परिषद में भेजा जाए ऐसी उन्हें उम्मीद थी, उनके कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी, मराठवाड़ा भाजपा की भी इच्छा थी, भाजपा के बहुत सारे नेताओं की इच्छा थी कि पंकजा को लाया जाए, जबकि दुर्योधन और कर्ण जैसा को कह रही हैं नहीं चाह रहे थे, वो उनको वहां नहीं लाने देना चाह रहे थे। तो उनकी ही बिरादरी का, उनके ही ओबीसी समाज का एक रमेश कराड़ को लाके विधान परिषद में बैठा दिया गया। एक गांव अर्थात एक मांग वो नहीं पूरी की पूरी। दूसरा गांव था, जब राज्यसभा की सीट खाली हुई, महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने की बात आई, तब भी कार्यकर्ताओं की मांग थी, उनकी भी इच्छा थी उन्हें राज्यसभा भेज करके राष्ट्रीय राजनीति भेज दिया जाए। तब दूसरा गांव जो है, तो महाभारत वाला दूसरा गांव, पांडवों वाला दूसरा गांव, अर्थात दूसरी मांग राज्यसभा में जाने की उनकी इच्छा को, वो मांग को भी ठुकरा दी गई कौरवों द्वारा। अब वो उनकी जगह पर कौन भेजा गया, दूसरे कराड़ भेज दिए गए, भाजपा का दूसरा कराड़ मोह। ये औरंगाबाद के पूर्व मेयर डॉक्टर भागवत कराड़ को भेज दिया गया। डॉक्टर भागवत कराड़ का नाम तब चर्चा में आया महाराष्ट्र की राजनीति में जब वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। इससे पहले उन्हें कोई अच्छी तरह से जानता ही नहीं था, इवन पत्रकार भी नहीं जानते थे। ये दूसरा गांव हो गया। दूसरा गांव कब हुआ, जब वो राज्यसभा की बात आई, अर्थात दूसरी मांग उनकी नहीं पूरी हुई। तीसरी मांग अर्थात तीसरा गांव, जो 5 गांव में तीसरा गांव, तो ये हुआ जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। तो उम्मीद थी कि उनकी बहन अर्थात गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी, जो 2 बार लगातार सांसद है, लोकसभा में चुन के गई है, डॉक्टर प्रीतम मुंडे, उसे मंत्री पद मिलेगा, ऐसी उम्मीद थी कार्यकर्ताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा कार्यकर्ताओं में उत्साह था, उनकी मांग थी। उस समय तीसरा गांव भी नहीं दिया गया। उसी कराड़ को ला करके डॉक्टर भागवत कराड़ को मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री बना दिया गया। डॉक्टर भागवत कराड़ राज्यसभा से गए हैं, ये लोकसभा से चुन गई हैं। डॉक्टर भागवत कराड़ 75 ईयर के हैं। अब वो बहुत कुछ पार्टी के लिए कर सकेंगे ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उन्हें भेज दिया गया। उन्हें 75 नहीं 65 उन्हें भेज दिया गया। और ये प्रीतम मुंडे, पंकजा मुंडे, मुंडे परिवार पूरे मराठवाड़ा में छाया हुआ है, परोक्ष रूप से पूरे महाराष्ट्र में इनका प्रभाव है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र रहा है। और महाराष्ट्र में इतना वो घूमे हैं, इतना काम किए हैं कि आज भी उनका नाम, आज भी उनकी फोटो बहुत सारे कार्यकर्ताओं घरों में है।
उनका नाम लिया जाता है। तो अगर प्रीतम मुंडे मंत्री बनाई गई होती तो भाजपा निश्चित फायदे में होता, भाजपा को जनाधार बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिलता। खैर भाजपा ने अगर नहीं किया है तो कुछ तो उसमें नीति रही होगी, कुछ तो उसमें योजना रही होगी। तीसरा गांव नहीं दिया गया। अब हम 5 गांव की बात कर रहे हैं ना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो 5 गांव में बचे हुए 2 गांव हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो 2 गांव के बारे में अर्थात 2 अन्य मांगों के बारे में अभी पंकजा मुंडे स्पष्ट तो नहीं कर रही हैं, लेकिन निश्चित है जो दिख रहा है, जो अनुमान लग रहा है, जो हम लोग सोच सक रहे हैं वो यह है कि पार्टी में उन्हें अहमियत मिले, बड़ा पद मिले, जिससे वो राज्य भर या देश में ऐसा पद मिले कि देश भर घूमकर पार्टी को मजबूत कर सके। लेकिन उनका फोकस महाराष्ट्र ही रहने वाला है। वो महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ वो कौरवों को उन्मुक्त नहीं करना चाहती। कौरवों को जिन्होंने उन्हें हराया है उन्हें दंडित करना चाहती हैं। अब मैं महाभारत के शब्दों में नहीं कहूँगा कि उनका वध करना चाहती हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ वध तो वोट से होता है। वह तो जिनको वोट मिला जो जीत गए वो जीत गए, जो नहीं मिला हार गए, उनका वध हो गया। ऐसी एक कल्पना कर लीजिए, इस तरह से हो सकता है। असली वध तो संभव नहीं है। तो लेकिन एक चीज क्लियर है कि भाजपा का जो इस समय महाराष्ट्र का नेतृत्व है, जो पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहा है, वह कदम अपना फूंक फूंक के रख रहा है कि ऐसा कोई और नेतृत्व भाजपा में न तैयार हो जाए जो उसे मुकाबला दे, जो उसे टक्कर दे सके। जैसे अभी पंकजा मुंडे का पूरा रुख, पूरा सुर जो है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ है, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल खिलाफ है। अब इनमें कौरव में से कौन कर्ण है और कौन ये है दुर्योधन है, ये अनुमान आप लगाइए, उस पर मुझे नहीं जाना है। लेकिन पंकजा का सुर घुमा फिरा के यही है, क्योंकि वो अपना नेता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानती हैं, अपना नेता वो अमित शाह जी को मानती हैं, अपना नेता जेपी नड्डा को मानती हैं। भाई किसी महाराष्ट्र के किसी भी नेता को नेता नहीं मानती। तो पंकजा मुंडे का एक चीज और है जो उनको दबा रहा है, जो उनके लिए षड्यंत्र तैयार करने के लिए कारण बना, वो ये रहा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, महिला मुख्यमंत्री का नारा उनके ही लोग दे रहे थे। माने एक तरह से अगर ये चुन के आती तो निश्चित रूप से अगर सरकार बनने की स्थिति बनती, भाजपा की सरकार बनती, तो ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बनती, ऐसा एक गुट भारतीय जनता पार्टी में कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस तरह से रह कर ये अपना क्रोध दिखाते समय मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपना सगा भाई बताती हैं, अपना सगे भाई सब बताती हैं। जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव जी के एक जनसभा में भी उन्होंने कहा था कि अभी मराठी में बोला था कि अब अभी तो मेरा सगा भाई, मेरा बड़ा भाई मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ताओं को डरने की क्या जरूरत है। एक तो वो हो गया कि इनका शिवसेना से इनकी नज़दीकी काफ़ी है। वैसे भी गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत बढ़िया एक रूपता था दोनों के वैचारिक। यही कारण था मुंडे, महाजन और खड़से आदि मिल करके शिवसेना भाजपा गठबंधन बनाए थे, सरकार आई थी उस समय, महाराष्ट्र 5 साल राज किए हैं वो लोग। तो ये तो उस समय से भी संबंध है, उस लिहाज से भी पंकजा मुंडे उद्धव ठाकरे की बहन हैं। उद्धव ठाकरे एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, उन्हें सब महिलाएं अपना भाई मान सकती हैं, मानती हैं, उसमें 2 राय हैं। राजनीति है, राजनीति में तो सब चलता रहता है। तो अब यह है कि 5 गांव और महाराजा शल्य कौन है जो कर्ण के रथ को हाँक रहा है, सारथी बना हुआ है, ये सब एक खोज का विषय है। हमें तो अभी समझ नहीं आ रहा शल्य कौन है। यदि आपकी समझ में आए तो आप जरूर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना मत व्यक्त करिए, बताइए कि कर्ण के रथ को कौन हाँक रहा है, दुर्योधन के मित्र कर्ण के रथ को कौन हाँक रहा है। उस जो हाँक रहा है वो महाराजा शल्य ही होंगे। तो शल्य कौन है आज कौन शल्य है जो पांडवों के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि पांडवों का ही है वो। ये सोचने वाली बात है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपके समझ में आया हो तो जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद।